नमस्कार बच्चों। आज हम एक नए टॉपिक वैन डर वाल्स फोर्सेस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये वैन डर वाल्स फोर्स क्या होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस बेटा, दीज आर द वीक इंटरेक्शंस, या फिर आप बोल सकते हो बेटा दीज आर द वीक फोर्सेस ऑपरेटिंग बिटवीन एवरी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है हर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है विथ वीक फोर्सेस। इन्हीं वीक फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, अब चूंकि ये वीक फोर्स है, वीक इंटरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है जो इसका अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज्ड इज वेरी लेस, approximately in the range of 8 to 10 kilojoule per mole। नेक्स्ट पॉइंट। अब बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस ब्रॉडली तीन तरह के होते हैं। बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्सेस, वी कैपिटल कर दूं, है ना, प्रॉपर नाउन है ना। बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्सेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन से? सबसे पहला आप बोल सकते हो बेटा इंस्टैन्टेनियस, इंस्टैन्टेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आप बोल सकते हो बेटा डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को बेटा हम डिबाई फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा बेटा, ऊपर कर लो, तीसरा डाइपोल डाइपोल, जिसको हम कीसम फोर्सेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम इन्हीं तीन तरह के फोर्सेस की बात करेंगे। ये फोर्सेस क्या होते हैं, ये किस मॉलिक्यूल के बीच में ऑपरेट करते हैं, ये जब ऑपरेट करते हैं तो उनका इफेक्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा हम दो स्पेशल तरह के फोर्सेस की और बात करेंगे बेटा। हालांकि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस के टाइप नहीं रहेंगे, बट हाँ दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ फोर्सेस, हम उनकी भी बात करेंगे। एक हम बात करेंगे आयन डाइपोल की, और दूसरी हम बात करेंगे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले काइंड ऑफ फोर्सेस से, इसको हमने क्या बोला? लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। तो जो लंदन फोर्सेस होते हैं बेटा, लंदन फोर्सेस आर predominantly, London forces are predominantly observed in non-polar species। लंदन फोर्सेस बेसिकली नॉन पोलर स्पीशीज के बीच में
ऑब्जर्व होता है। लंदन फोर्सेस आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड इन पोलर स्पीशीज। ठीक है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे फोर्सेस अराइज होंगे, आप समझो। जैसे मान लो मेरे पास कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, लेट अस सपोज ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। लेट अस सपोज ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिमेट्रिकल है। हाइड्रोजन ना ही मान लो, कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल मान लो। लेकिन आपको पता है ये तो है तो नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे फिक्स तो रहता नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस के पास, कभी न्यूक्लियस के दूर। तो होता क्या है बेटा, मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसका इलेक्ट्रॉन का क्लाउड एक पर्टिकुलर ओर बढ़ गया। जब एक पर्टिकुलर ओर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बढ़ जाएगा, उस साइड चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा माइनस। तो अगर एक साइड इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया तो जाहिर सी बात है दूसरे साइड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उधर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बेटा कुछ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डाइपोल डेवलप होगा। इसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन जाएगा बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जब ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल बन गया बेटा, जाहिर सी बात है, क्या ये बगल वाले मॉलिक्यूल में एक डाइपोल इंड्यूस करेगा कि नहीं, बताओ। ये बगल वाले मॉलिक्यूल में क्या डेल्टा माइनस बगल वाले मॉलिक्यूल में डेल्टा प्लस ओरिजिनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ डेल्टा प्लस आ गया, यहाँ डेल्टा माइनस। तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स। इसीलिए लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इन द केस ऑफ लंदन फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r⁶ के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर r इज ऑफ कोर्स द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये तो एक बार PYQ भी आया है बेटा। ठीक है ना। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब होता क्या है बेटा बेटा, ये जो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं, लंदन फोर्सेस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं बेटा। पहला, सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा मॉलिक्यूल का, लंदन फोर्स उतनी ज्यादा होगा। दूसरा, मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज। मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज ज्यादा, लंदन फोर्स ज्यादा। तीसरा, नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन। चौथा, आप बोल सकते हो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। ये सब फैक्टर्स जब बढ़ेंगे तो लंदन फोर्स या डिस्पर्जन फोर्स भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द liquefaction of gases like हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या O2 या हीलियम या नियॉन या आर्गन, बताइए।
हाइड्रोजन गैस पे कोई भी गैस हो, जब उस पे हाई प्रेशर लगाते हो, लो टेम्परेचर करते हो, गैस लिक्विफाई होती है ना। तो अगर आपकी गैसेस नॉन पोलर है, वो लिक्विफाई कब होंगे? वो लिक्विफाई तब होंगे जब उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा? लंडन फोर्स, है ना। ऑक्सीजन कैसा है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो जब ऑक्सीजन लिक्विफाई होगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? लंडन फोर्स, व्हिच इज अ टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। हीलियम नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, नियॉन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना। तो जब ये लिक्विफाई होंगे तो उनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? लंडन फोर्स। ठीक है ना। चलिए और देखते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस इन फिजिकल स्टेट ऑफ फ्लोरीन, which is a gas, fluorine, gas, bromine is liquid and iodine is solid at room temperature. एक्सप्लेन करिए। आप बहुत ही आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाओगे। जैसे जैसे आप फ्लोरीन से क्लोरीन से ब्रोमीन से आयोडीन में आप जाते हो, वैसे वैसे मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है? मॉलिक्यूलर साइज बोलो या मॉलिक्यूलर मास बोलो, ये बढ़ता है। और इस वजह से लंदन फोर्स भी क्या होता है? बढ़ता है। और लंदन फोर्स बढ़ा तो इसका मतलब अट्रैक्शन बढ़ा। और अट्रैक्शन बढ़ा तो इट मूव्स फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है। चलिए, सिमिलरली और भी कई सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सोचो। जैसे BF3 is gas, BCl3 is liquid, BBr3 is also liquid, while Bi3 is solid. एक्सप्लेन कर ले जाओगे कि जैसे जैसे आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए लंदन फोर्स भी क्या हो रहा है? ठीक है। चलो क्वेश्चंस करते हैं। कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग। CH4, SiH4, GeH4, SnH4। दूसरा H2, D2, T2 हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है ना। तीसरा तो CH4 कर लो। चौथा, इसे मान लो मैंने आपको दे दिया BF3, BCH3 का होल थ्राइस। पांचवा हाइड्रोजन, हीलियम। चलिए पहले इतना करते हैं। पहला केस तो आप समझ ही गए होंगे। मोलर मास बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सिमिलरली दूसरा केस भी, मोलर मास बढ़ता है हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम से ट्रिटियम, तो वैन डर वाल्स फोर्स बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा। तीसरा भी ऐसे ही हो जाएगा। चौथा जरा आप समझे तो, चौथे केस में ट्राई मिथाइल बोरेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन ट्राईफ्लोरोबोरेन। क्यों? इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखो। BF3 तो ऐसे है, जबकि BCH3 का होल थ्राइस इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। तो आप देखो इफेक्टिव सरफेस एरिया ट्राईफ्लोरोबोरेन का कम है, जबकि ट्राईमिथाइल बोरेन का इफेक्टिव सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए ट्राईमिथाइल बोरेन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। मैं लिख देता हूँ क्या? The polarization
of methyl group is more than fluorine because ये अच्छा क्वेश्चन था। पहला, the size of CH3 group is greater than fluorine, so the distortion of electron cloud is greater in मिथाइल। और एक रीजन और होता है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन is less than fluorine and therefore in methyl group the electron cloud is loosely held than fluorine। ठीक है ना? क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का कम होता है फ्लोरीन से, तो कार्बन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतने अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है एंड हेंस उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर पोलराइजेबल। ठीक है ना? एग्जाम्पल नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल नंबर 5 भी आपका इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2 इज मोर देन दैट ऑफ हीलियम बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन दैट ऑफ हीलियम। तो रीजन इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर साइज। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करा रहा हूं मैं, इनको आप नोट कर लो। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या? सेकंड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को हमने क्या बोला? रिबाई फोर्सेस, है ना? ठीक है। अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? देखो, एक तो लिखा है डाइपोल और दूसरा क्या लिखा है? इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इंड्यूस्ड डाइपोल, अच्छा तो डाइपोल कौन से होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डाइपोल इंड्यूस किस में होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। अभी हमने पीछे देखा बेटा, इसका मतलब जो डिबाई फोर्सेस हैं या फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन है, इट ऑपरेट्स बिटवीन, बताइए किसके बीच बेटा? पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इट ऑपरेट्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एग्जांपल, क्लैथरेट कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। अब क्लैथरेट्स कंपाउंड क्या होते हैं? when noble gases such as argon, krypton, xenon are passed with high pressure and at low temperature in polar solvents like ice, hydroquinol, phenol, etc., then these gases are trapped in the lattice void of polar solvent
to form clathrate compounds. क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि जब नोबल गैसेस जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एक्सेट्रा को हम पास करते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, किसमें? इन पोलर सॉल्वेंट लाइक आइस, हाइड्रोक्विनॉल, फिनॉल एक्सेट्रा, तो जो नोबल गैसेस होते हैं बेटा, ये इनके वॉइड्स में, ये सॉल्वेंट के वॉइड्स में आके अटक जाते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैथरेट कंपाउंड्स। जैसे आप समझो बेटा, जैसे मान लो वाटर है, वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर देता है कि नहीं, बताओ? है ना? वाटर का अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरह से होता है। इट फॉर्म्स अ केज लाइक स्ट्रक्चर। ये सब बातें पढ़ी हैं आपने। थोड़ा सा मैं बना देता हूँ और ठीक है ना? और इसी केज लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, नोबल गैस जो है वो आके अटक जाता है बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है ना? इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लैथरेट कंपाउंड्स। ठीक है? अच्छा, एक बात और ध्यान देनी है क्या? हीलियम इंपॉर्टेंट है ये। हीलियम एंड नियॉन डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैस। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है हीलियम और नियॉन का तो साइज इतना छोटा होता है ना कि वो इस वॉइड में आके अटक ही नहीं पाते हैं, वो इस वॉइड से बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए हीलियम और नियॉन क्लैथरेट कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये जो नोबल गैस अटकता है इसको हम बोलते हैं गेस्ट, और वाटर को इस बार क्या बोल देंगे हम लोग? होस्ट। हालांकि हीलियम और नियॉन दे डू नॉट फॉर्म क्लैथरेट कंपाउंड्स, क्योंकि उनकी साइज बहुत ही छोटी होती है। ये पोर साइज से भी छोटा होता है, इसलिए ये पोर से बाहर निकल आता है। ठीक है? अच्छा, और भी इसके एग्जांपल्स हैं क्या? जैसे मैं आपसे कहूं कि डिबाई फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोल्यूशन ऑफ नॉन पोलर गैसेस like helium, neon, O2, N2, etc. in water at high pressure. क्या कह रहा है? कह रहा है हाई प्रेशर पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब गैसेस की सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है वाटर में। क्यों? बिकॉज ऑफ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये सब तो क्या है? दीज आर नॉन पोलर, और वाटर कैसा है? पोलर। इनफैक्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जैसे जैसे आप हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन की ओर जाओगे, सॉल्युबिलिटी इन वाटर बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्यों बढ़ती है? क्योंकि मोटर मास बढ़ रहा है, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन भी क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है ना? अच्छा, एक पॉइंट और लिख लो क्या बेटा, कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन पीवाईक्यू में एक मैच दी कॉलम आया था। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन इन आयन डाइपोल, इन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन is again proportional to 1 upon r power 6। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है डॉक्टर, चलिए। चलिए फिर इतना काफी आज के लिए, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।